सीडीएस विपिन रावत के जन्म दिवस पर दून विवि में सीमांत सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जो देश अपने वीरों को भूल जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जनरल रावत जनता के जनरल थे। हर्षिल के पास सीमांत गांव जादो में फिर लोगों को बसाने को लेकर उनसे बात हुई थी, वो सहमत थे, वो काम आगे बढ़ रहा है। हमने रेबा कार्यक्रम में प्रदेश के सीमांत के लिए काफी कुछ किया, जिसमें जनरल रावत का अहम योगदान था। देश भूगोल नहीं कल्चर से बनता। उन्होंने कहा कि भारत चीन युद्ध में हमने अपनी जमीन खोई, लेकिन डोकलाम में देश ने जनरल बिपिन रावत का पराक्रम देखा। आज जनरल साहब का जन्मदिन है और जो योगदान उनका देश के लिए रहा है, सेना के लिए रहा है और उत्तराखंड के लिए उन्होंने जो कुछ करने का प्रयास किया, जो कुछ किया, उसके लिए आज उनको हमने याद किया। दून यूनिवर्सिटी ने ये भी तय किया है कि प्रतिवर्ष जनरल रावत के जन्मदिन पर एक व्याख्यान माला आयोजित की जाएगी। आज यहाँ पर सीमांत सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक संगोष्ठी थी और तमाम विद्वान लोग यहाँ पर थे। बहुत ही मैं समझता हूँ कि आज का जो ये कार्यक्रम रहा है बहुत ही प्रेरणादायी और ऐतिहासिक रहा है। केवल पुष्पांजलि नहीं बल्कि एक विचार गोष्ठी हुई, इसमें पत्रकार, वकील, इंडस्ट्री के लोग, विद्वान लोग, छात्र छात्राएं, तमाम लोगों ने इसमें भागीदारी की है। 15 फरवरी से फायर सीजन की शुरुआत होती है। हर साल फायर सीजन में वनाग्नि की घटनाओं से लाखों की वन संपदा को नुकसान पहुंचता है। वहीं अमूल्य जड़ी बूटियों के पौधों को भी नुकसान पहुंचता है। दुर्लभ वन्य जीवों को भी क्षति पहुंचती है। मुख्य वन संरक्षक वनाग्नि एवं आपदा प्रबंधन निशांत वर्मा ने वन विभाग की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार पिछले साल के मुकाबले 40 नए मॉडल क्रू बनाए जा रहे हैं। हमारे पास कितने संसाधन हैं उसके हिसाब से त्वरित रूप से एक्शन पर फोकस किया जा रहा है। बरसात के मौसम तक इसी तरह से वन विभाग एक्टिव मोड में रहेगा। उन्होंने कहा कि फायर सीजन से पहले ही हमने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलवाई गई। किस तरह से फायर की रिपोर्टिंग करनी है और किस तरह से एक्शन लेना है, इस पर पूरी जानकारी दी गई। वन पंचायत सरपंचों और गांव वालों को भी इस कार्य में जोड़कर सूचना तंत्र को काफी मजबूत बनाया जा रहा है। वन पंचायतों को भी काफी सक्रिय किया गया है। हालांकि इस बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी सीमित संसाधनों के तहत ही इस बार बेहतर कार्य करने की बात कह रहे। इसमें जैसा कि आपने बताया कि 15 फरवरी 2022 से जो है वनाग्नि सत्र शुरू हो जाता है और ये जून तक चलता है। जब तक बरसातें हो जाएं तब तक वो पीरियड जो है वनाग्नि काल ही माना जाता है। तो अभी तक इसमें हम लोगों ने तैयारी ये की थी पहले कि बिफोर फायर सीज़न से पहले कुछ हमने अपने जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मास्टर कंट्रोल रूम में तैनात हैं या क्रूज स्टेशन में तैनात होते हैं, उन लोगों को 11 जगहों पे अलग अलग स्थानों पर जो है उनको ट्रेनिंग दिलवाई थी। और उस ट्रेनिंग में ये था कि भाई किस तरह से उनको जो है फायर की रिपोर्टिंग करनी है, चाहे वो मास्टर कंट्रोल रूम से हो या किस तरह से वायरलेस रिपोर्टिंग करनी है, वो भी बताया गया था। और जो भी संसाधन हैं वन विभाग के पास में फायर नियंत्रण से संबंधित, उनको जो है अपडेट करना और कहीं पे अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको दोबारा से लेके आना, व्यवस्थाएं वो सारा सुचारू रूप से करना, उसके लिए एक जो है जनवरी के माह में ये सब काम कराया गया था। और जब से ये फायर सीज़न शुरू हुआ तो दैनिक बुलेटिन एक जो है हमारा जाता है हर दिन प्रतिदिन। तो कल तक की जो स्थिति थी उसके हिसाब से टोटल अभी तक जो है 25 घटनाएँ यहाँ पर हुई हैं वन क्षेत्रों में, जिसमें टोटल जो क्षेत्रफल जो प्रभावित हुआ है वो 27.95 हेक्टेयर है। इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है जो इधर कालीदास रोड पे, उनको जोड़ा है। और उनको जोड़ने के बाद जो है उन्होंने हमें कुछ अपने जो है ना टेक्नोलॉजिकल टूल्स दिए हैं जो कि हम सभी प्रभागों में क्रियान्वित करने जा रहे हैं।
एक उसमें टूल ये है कि एक फॉरेस्ट फायर रिपोर्टिंग मोबाइल ऐप है। उस ऐप के माध्यम से जो भी हमारे फील्ड में अधिकारी है, कर्मचारी है, वो जो भी आग की घटना होगी तो उसको वो तुरंत मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्ड कर सकेगा और हमारे डैशबोर्ड में यहाँ दिखेगा। मसूरी में मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी को लेकर पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने जल निगम के अधिकारियों के साथ बैठक की व अधिकारियों से मसूरी यमुना पेयजल योजना को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई। मसूरी जल निगम के अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्रा ने बताया कि मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी के नगर पालिका क्षेत्र में पानी को आपूर्ति की जाएगी। वहीं अगले 30 सालों तक मसूरी में पेयजल की समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत काम काफी तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग में पेयजल लाइनों को डालने का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति न मिलने के कारण शुरू नहीं हो पाया है, जिसको लेकर लगातार उच्च अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों से संपर्क बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अनुमति मिल जाए। उन्होंने बताया कि करीब 7 किलोमीटर पेयजल की लाइन राष्ट्रीय राजमार्ग में डाली जानी है। पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल ने कहा कि सरकार द्वारा मसूरी में मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत लाइन बिछाई जा रही है, परंतु कुछ तकनीकी दिक्कतों और अनियोजित तरीके से हुए काम से लोगों को दिक्कत हो रही थी, परंतु अब मुख्य सचिव द्वारा पूरे मामले का संज्ञान लेते ही कार्य को प्रगति से किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द योजना का कार्य तय समय में पूरा किया जाएगा। रिपोर्ट सुनील सोनकर, मसूरी। जो हमारी एनओसी है वो हमको शासन से एनओसी मिलेगी है, उसके लिए उन्होंने कहा कि आप काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नगर की जितनी भी रोडें आपकी तोड़नी होंगी तोड़ेंगे या वहाँ लाइनें डालेंगे जो क्षतिग्रस्त होगी उनको आप पीरोडी के मानकों के अनुसार पूर्ण करेंगे, बनाएंगे। वो हमारी फर्म के जो उसमें बॉन्ड है, अनुबंध है, उसमें सम्मिलित है, उसके द्वारा वो सब काम किए जाने हैं। और हम आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी विभाग गलत चीज़ का एनओसी ना दे। जब काम पूरा हो जाए, मान के अनुसार एनओसी हो जाए, तभी हम उसकी सिक्योरिटी रिलीज करें। एनएच की दिक्कत आ रही है। पहले उसमें ये हुआ था कि एक्चुअली एनएच की भी सिक्योरिटी उनको फर्म के द्वारा ली जानी थी और सब उसमें जो अनुबंध है सब धनराशि उसमें इंक्लूड थी। और बाद में उन्होंने वो हमारे जो फर्म के जो मालिक हैं वो एग्री कर गए हैं कि हाँ वास्तव में हमारे पास पैसे का आपको देना था, और बीच में हमने वो धनराशि उनको भेजी भी थी एनएच को। तो बाद में उनके द्वारा कहा गया कि भाई क्योंकि अब हमारी रोड डबल लेन रोड बननी है, 2 लेन बननी है, तो अब हम आपको एनओसी नहीं देंगे। 8-10 साल से सही चल रही है। आज मैं धन्यवाद देता हूँ किसी भी सरकार को, चाहे किसी सरकार ने किया है कि आज मसूरी की शुद्धि और पेयजल का शुभारम्भ हुआ। मसूरी में पेयजल योजना का कार्य पर बहुत प्रगति पर चल रहा है। संदेह इस बात का हुआ जब एमपी वालों ने कहा कि हमारे क्षेत्र से जौनपुर से पानी मसूरी जा रहा है, तो हमको 5-7 गाँव को हमको भी पानी मिलना चाहिए। लेकिन विभाग की जो नियमावली है उन्होंने कहा कि राइजिंग लाइन से कभी पानी नहीं दिया जाता है, तो वहाँ के लोगों को नहीं मिला, उनके लिए अलग योजना बन रही है। उसके बाद मसूरी के जब पाइपलाइन जब माल रोड में बिजली शुरू हो गई, तो मसूरी के लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी पैदा हो गई कि जो इतने पाइप पड़ रहे हैं ये सीधा पानी जो है कुठाल गेट हयात होटल या कुठाल गेट के अपार्टमेंट को तो सरकार पहुंचाना चाह रही है। बाजपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से दबिश देकर एक महिला को बेचने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। इस दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। बता दें कि उधम सिंह नगर की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम की प्रभारी बसंती आर्य को सूचना मिली कि बाजपुर के रेलवे स्टेशन के समीप एक महिला को एक अन्य महिला द्वारा हरियाणा के कुछ लोगों को बेचने का काम किया जा रहा है। महिला की सूचना मिलते ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम के प्रभारी बसंती आर्य और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से दबिश देकर मौके से 3 महिला और 5 पुरुष को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से 2 व्यक्ति फरार हो गए। पुलिस द्वारा पकड़े गए युवकों की तलाशी लेने पर उनके पास से 6 मोबाइल फोन, 6,215 रुपये, 1 मोटरसाइकिल और 1 कार बरामद हुई। इस दौरान सीओ आशीष भारद्वाज ने बताया कि महिला को शादी के नाम पर हरियाणा के कुछ लोगों को 80,000 रुपये में बेचने का मामला सामने आया है, जिसके चलते 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हमारे जो एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट है उसकी जो
इंस्पेक्टर है बसंती आर्य, उन्होंने और हमारे काडा उज्जैन जो चौकी इंचार्ज हैं जितेंद्र, उनकी संयुक्त टीम ने एक भंडाफोड़ किया है कि हरियाणा के कुछ लोग हैं जो यहाँ पे महिला को विवाह के लिए खरीद के ले जा रहे थे। तो 80,000 रुपये में उन लोगों ने उनकी लगाई थी कीमत। उस महिला की तहरीर के आधार पर हमने एक मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 महिलाएं हैं, 5 पुरुष हैं। 2 व्यक्ति फरार हैं, उनको पकड़ने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। और हमें इसमें से जो बरामद हुए हैं वो 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, उनके पास में से 6,200 समथिंग रुपये भी बरामद हुए हैं, और एक बाइक स्प्लेंडर और एक कार बरामद की है। इसमें एक महिला है जो वो पहले भी आरोपी है, और वो आरोपी क्या वो वांटेड है एक मुकदमे में रुद्रपुर के में, और बाकी का भी हम आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं, और जैसे जैसे सामने चीज़ें आती हैं वैसे वैसे आगे की जाएंगी। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच पारा तेजी से चढ़ाई कर रहा है। मार्च के पहले पखवाड़े में पारे ने नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। पिछले 5 साल में पहली बार मार्च के पहले पखवाड़े में 31 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में पारे में उछाल बरकरार रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पारे में इजाफे का कारण पश्चिमी विक्षोभ का कमजोर पड़ना रहा। अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में ये वृद्धि बरकरार रह सकती है, जबकि 20 मार्च के बाद पारे में मामूली गिरावट के आसार हैं। फिलहाल प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा।